चलो ठीक है, देखो, हो गया। अब ये जो है ना, अभी अपन ये मॉडर्न एज जो है, इसका जितना भी पीवाईक्यूज है, वो अपन एक बार डिस्कस कर लेंगे और इसके थ्रू मॉडर्न एज के बारे में एक ब्रीफ जानने का कोशिश करेंगे, थ्योरी भी कर लेंगे और रिवाइज भी हो जाएगा। क्लियर है? जो लोग भी ये ऑनलाइन देख रहे हैं, उन लोग के लिए मैं एक बार सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को एक बार पॉज कर लेने और उस क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर लेने, उसके बाद मेरे एक्सप्लेनेशन देखने। जो ऑफलाइन सुन रहे हैं, वो तो मतलब सॉल्व कर ही चुके हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देख लो। यहाँ पे जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर देखो, यहाँ पे क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू कौटिल्याज अर्थशास्त्र विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना है अपन को। यहाँ पे क्या बोला है, अ पर्सन कुड बी स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट, कि कोई भी इंसान जो है वो स्लेव हो सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। क्लियर है? अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट जो है काफी जनरल स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए। क्लियर है? फिर अगला क्या बोल रहा है, इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन शी वाज लीगली फ्री। क्लियर है? इस टाइप का स्टेटमेंट जो है ना, वो यूज ही तभी करेगा जब ऐसा जो है वो मतलब होता होगा, मतलब ऐसा, मतलब नहीं होता होगा कि अगर फीमेल, मतलब कोई फीमेल स्लेव है जो अपने मास्टर को कोई बच्चा दे दे, तो उसके बाद भी उसको काम, मतलब वो स्लेव ही रहेगी। क्लियर है? ये ऐसा होता होगा तभी इस टाइप का स्टेटमेंट यूज किया जा रहा है। ये तीनों का तीनों अगर देखा जाए तो जनरल स्टेटमेंट ही है कि इफ अ सन बॉर्न टू अ फीमेल स्लेव was fathered by her master, the son was entitled to legal status, कि जो बच्चा होगा वो फीमेल स्लेव का मास्टर से, उसको जो है वो लीगल स्टेटस दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये भी मतलब इस टाइप का स्टेटमेंट्स वगैरह है वो तभी यूज किया गया है जब ये सही होगा ही। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, ये तीनों का तीनों जनरल स्टेटमेंट है, होना तो यहाँ पे ऑल थ्री होना चाहिए। क्लियर है? बट क्योंकि यहाँ पे बोल जाए कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के हिसाब से सोसाइटी में देखने को मिला कि ऐसा तो होता था, बट कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है ऐसा कहीं ऐसा मेंशन हम लोग को देखने को नहीं मिलता है कि अगर कोई पर्सन स्लेव है, मतलब कोई भी पर्सन जो है वो स्लेव बन सकता है जुडिशियल पनिशमेंट को लेकर के। क्लियर है? ध्यान में रखना, जब कोई स्लेव बनता था ना, तो उसके साथ शूद्र वाला ट्रीटमेंट जो है वो होता था, या शूद्र से भी नीचे कैटेगरी वाला ट्रीटमेंट होता था। क्लियर है? तो अब जैसे सपोज कर लो कोई अपर कास्ट का इंसान है, वो अगर कुछ ऐसा मिस्टेक किया तो उसको सीधा स्लेव वगैरह जो है ये नहीं बना दिया जाता। क्लियर है? तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा एक्सट्रीम यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है और आंसर जो है वो 2 3 है। बट ये वाला क्वेश्चन को लेकर के अभी भी डिस्प्यूट बना हुआ है, क्योंकि काफी सारे लोग जो है इसको अभी भी मतलब इसका आंसर जो है वो ऑल करेक्ट मानते हैं और कुछ लोग जो है इसको 2 और 3 मानते हैं। ऑल करेक्ट जो मानते हैं वो इसलिए क्योंकि वो इसको सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देख रहे कि ये तीनों चीज तो सोसाइटी में होता था। क्लियर है? बट जो 2 और 3 केवल मान रहे, वो केवल कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें केवल इन दोनों का मेंशन है, इसका मेंशन देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है? बट इस टाइप का जो स्टेटमेंट है अगर वो आ रहा है तो वो सबके लिए ही थोड़ा एक जैसा है। क्लियर है? बट मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस में जनरल स्टेटमेंट का यूज करने। तो वही यहाँ पर है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अ पर्सन कुड बिकम अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ वॉर और डेप्थ। क्लियर है कि अगर मतलब वो स्लेव तभी बनेगा जब वॉर में, मतलब जैसे मान लो कि सामने वाला जो आर्मी है वो हार गया, तो उसके आर्मी के जो सोल्जर्स थे उनको स्लेव बना लिया जाता था, या फिर कोई बहुत ही ज्यादा कर्ज में है तब। क्लियर है? तब बनाया जाता था। जुडिशियल पनिशमेंट का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं मिलता है। देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसको देखो बिल्कुल कॉमन सेंस से अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, Who among the following rulers advised his subjects through the inscription? अपने subjects को inscriptions के through advise कर रहे हैं क्या? Whosoever praises his religious sect or blames other sect out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. Clear है? कि यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि मतलब किसी दूसरे सेक्ट को ब्लेम नहीं करने का बात कर रहा है। क्लियर है? या फिर अपने सेक्ट को जो है वो बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करना और दूसरे सेक्ट को जो है वो मतलब नीचा दिखाना, ये सब करने से अपना ही सेक्ट जो है मतलब उसको कहीं ना कहीं हम लोग अफेक्ट करते हैं। इस टाइप का कुछ बोलने का कोशिश किया जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इस चीज को अगर समराइज किया जाए तो टॉलरेंस से हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे टॉलरेंस जो है इसका बात हो रहा है, सहिष्णुता का बात हो रहा है। अब अगर हम लोग देखें टॉलरेंट किंग, तो देखने को मिलेगा समुद्रगुप्त भी टॉलरेंट किंग था, हर्षवर्धना भी काफी टॉलरेंट थे, अशोका भी टॉलरेंट था। क्लियर है?
कृष्णदेव राय भी कुछ हद तक टॉलरेंट थे, हालाँकि मतलब जो विजयनगर एम्पायर है वो प्रो हिंदुइज़्म थोड़ा ज़्यादा था, बट ये भी कुछ हद तक टॉलरेंट ही थे। तो यहाँ पे देखो, हैं तो चारों के चारों टॉलरेंट ही। बट अगर हम लोग देखें कि इन सब में भी कहीं न कहीं ये टॉलरेंट को जस्टिफ़ाई करा जाए और साथ ही साथ पीस का बात करा जाए कि जो भी डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स वगैरह हैं, उन सब के बीच में क्या होना चाहिए, पीस होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, इन चीज़ों का बात कर जाए। तो अब बताओ, अगर तुमसे पूछा जाए कि इन चारों में सबसे ज़्यादा मतलब इस चीज़ को कौन सिम्बोलाइज़ कर रहा है? एक तो मतलब है कि टॉलरेंट भी होना चाहिए, पीस को भी मतलब प्रोपेगेट करना चाहिए और साथ ही साथ वो जो है वो इंस्क्रिप्शन के माध्यम से अपने सब्जेक्ट्स को एडवाइस भी कर रहे हैं। तो बताओ ये कौन-सा आंसर हो जाएगा? क्या लगता हर्ष है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अशोका। अशोका होगा ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग जो थे वो अपने सब्जेक्ट को इंस्क्रिप्शन के थ्रू जो मैसेज दे रहा था, वो कौन दे रहा था? अशोका। पूरे साम्राज्य में जगह-जगह रॉक एडिक्ट्स था। मेजर रॉक एडिक्ट्स था, माइनर रॉक एडिक्ट्स था और सबसे ज़्यादा जो पीस का प्रोपेगेटर है, इवन देखो जो पीस का जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है, क्लियर है? वो क्या होता है? अशोक चक्र। अभी जो है वो दिया गया इसको शुभांशु शुक्ला को, जो अभी मतलब स्पेस में गए थे, सेकंड इंडियन, क्लियर है? तो शुभांशु एब्सोल्युटली। शुक्ला को जो है वो, हाँ, वो अशोक चक्र दिया गया। ये अशोक चक्र जो है वो किसके लिए दिया जाता है? पीस वगैरह के लिए दिया जाता है। तो ये अशोका जो है वो सिंबल ही है पीस का, टॉलरेंस का, क्लियर है? ये सिंबल ही इस चीज का है, वो जब आएगा ना क्लियर तो है? और लाइट लेके आने के इंस्क्रिप्शन के लिए। माध्यम से सबसे ज्यादा अपने सब्जेक्ट्स को मैसेज भी यही देने का काम करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अशोका हो जाएगा, क्लियर है? कोई बात नहीं, अगर अभी ये नहीं पर मतलब ये चीज़ नहीं हो पाया तो धीरे-धीरे प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ें समझ में आना लग जाएगा। बट यहाँ पे देखो, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो सबके लिए ही डिफ़िकल्ट था। बट अगर थोड़ा कॉमन सेंस अगर यूज़ करते तो फिर ये जो है ये ऐसे सॉल्व किया जा सकता था और ज़रूरी नहीं है कि इसमें आंसर हमेशा सही ही हो, बट चांसेस है कि मतलब गलत होने का चांसेस इस तरीके से थोड़ा कम हो जाता है। क्लियर है? अब ये वाला स्टेटमेंट देख लो, यहाँ पे क्या बोला है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इज रन्यो अशोका, किंग अशोका जो है मेंशन्ड अलोंग विथ स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। क्लियर है? देखो, अशोका का जो स्टोन पोर्ट्रेट है ना, वो केवल एक ही जगह पे मिलता है, जो जो रन्यो अशोका नाम से फेमस है। अब वो पूछ रहा है कि वो कहाँ पे मिलता है। अब देखो, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है: कंगनाहल्ली, शाहबाजगरी, सांची और सोहगरा। सांची तो हम लोग को पता है कि अशोका का स्तूपा के लिए फेमस है। यहाँ पे तो कुछ हम लोग ऐसा नहीं सुनते कि अशोका का यहाँ पे मतलब जो है स्टैचू वगैरह है, स्कल्पचर वगैरह है, ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिलता। सोहगारा कल ही हम लोग देख रहे थे, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है इसके लिए जो है वो फेमस है। क्लियर है कि यहाँ पे अशोका जो अपने सब्जेक्ट्स को मतलब जो फैमिन रिलीफ के टाइम जो काम किया उस चीज को लेकर के मेंशन किया गया। तो ये दोनों तो नहीं होगा, तो बी और डी अपन नहीं कर सकते। अब बच गया कंगनाहली और शाहबाजगरी। क्लियर है? इन दोनों में से अब रिस्क ले सकते हो। अब इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता कि ए ही होगा या सी ही होगा। क्लियर है? एग्जाम में रिस्क ले सकते हो, ये 50-50 हो गया और 50-50 में रिस्क ले लिया करो। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया करो, क्योंकि यहाँ पे देखो ओवरऑल मतलब जो है वो 10 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करते हो और 5 गलत होता है 50-50 में और 5 सही होता है, तो ओवरऑल जो है वो नेट पॉजिटिव में ही रहोगे ना। क्लियर है? तो वो अच्छा सौदा ही होगा। तो अगर दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो तो फिर इस तरीके से जाओ। क्लियर है? मतलब अटेम्प्ट ले लिया करो। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो आंसर है वो बेसिकली क्या है? कंगना हली है। क्लियर है? अब ये अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो 50-50 के थ्रू जो है जा सकते हो। राइट आंसर जो है वो कंगना हली है। क्लियर है? ये जो कंगना हली है, ये यहाँ पे कंगना हली का जो इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे मेंशन किया गया है अशोका को एज अ न्यू अशोका। ये जो अशोका है वो अपने क्वींस वगैरह के साथ जो है ये यहाँ पे ऐसे पोर्ट्रेट जो है वो बना हुआ है। क्लियर है? थोड़ा क्रैक्स वगैरह आ चुका है, तो ये चीज ध्यान में रखना। यहाँ पे अब अशोका का एक बार जो मेजर रॉक एडिक्ट्स वगैरह है वो एक बार देख लेते हैं। ये देखो, ये जो शाहबाजगरी जो है ना, ये रॉक इंस्क्रिप्शन है। ये अभी का अगर हम लोग देखें तो ये जो पाकिस्तान वाला रीजन है, ये यहाँ पे देखो, ये शाहबाजगरी, मानशेरा और ये कांधार। क्लियर है? ये दोनों तो अभी का पाकिस्तान वाला रीजन में है, ये कांधार वाला जो है ये इधर है। ये ध्यान में रखना, ये मानसेरा और शाहबाजगरी जो है ना, ये खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। खरोष्टी स्क्रिप्ट में क्या होता है?
राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, जैसे अभी इस्लामिक टेक्स्ट में लिखा जाता है ना राइट टू लेफ्ट, तो ये वैसा लिखा जाता है। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना। इधर जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है ना, वो यही वाले रीजन में देखने को अपन को मिलता है। फिर ये जो है, ये कांधार वाला जो बाइलिंगुअल है, इतना कुछ डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। बस मेन लोकेशन ध्यान में रखो कि कौन-सा कहाँ पे है। उत्तराखंड में जो है वो मेजर रॉक एडिक्ट मिलता है अशोका का खालसी इंस्क्रिप्शन। क्लियर है? फिर यहाँ पे जो है वो धौली में हम लोग को देखने को मिलता है। धौली में ये फेमस ये एलिफेंट वाला बना हुआ है। यहाँ पे मतलब ये दया रिवर के आसपास में है। इस जगह पे भी जो है मतलब वो ये सारे इंस्क्रिप्शन जितने भी मेजर रॉक एडिक्ट्स वगैरह है ना, सब में कहीं ना कहीं पीस का बात किया जा रहा है, टॉलरेंस का बात किया जा रहा है, यही सब का बात किया जा रहा है। मतलब लोगों को उनका ड्यूटी बताया जा रहा है, जैसे अभी फंडामेंटल ड्यूटी होता है उस तरीके से। फिर ये जौगाडा जो है रॉक इंस्क्रिप्शन जो है, ये प्राकृतिक लैंग्वेज में ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। इधर ये सब जो मिलेगा ना, ये सब जो है वो मेनली ब्राह्मी स्क्रिप्ट में मिलता है। क्लियर है? ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है, अगर देखो यहाँ पे डिटेल में कुछ इस तरीके से सिंबल्स वगैरह बना हुआ है, ये कुछ इस तरीके से। क्लियर है? ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट से हमारा, तो ये ध्यान में रखना। फिर यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे येरागुडी हो गया, सन्नति हो गया। सन्नति में अशोका जो है ये बोलता है ऑल मैन आर माई चाइल्डहुड। क्लियर है? फिर हमारा सोपरा हो गया, गिरनार हो गया, ये दोनों जो है पाली लैंग्वेज में है। क्लियर है? ध्यान में रखना। ब्राह्मण स्क्रिप्ट ये भी है। तो ये जो है ये मेनली बस एक बार मेजर रॉक एडिक्ट का लोकेशन देख लेना। ये सब माइनर रॉक एडिक्ट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेजर रॉक एडिक्ट जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे ध्यान में रखना, ये मस्की जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है माइनर रॉक एडिक्ट में, क्योंकि यहाँ पे अशोका का नाम जो है ना वो पहली बार मेंशन किया गया था देवा नाम प्रियदर्शी से। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान में रखना बस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डेसिबर्ड द एडिक्ट्स ऑफ एम्परर अशोका। अब ये क्वेश्चन जो है ऐसे तो इजी है कि जेम्स प्रिंसेप किए, बट ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है इसमें मतलब ये जो है मतलब कंप्लीटली फैक्चुअल है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आया तो आया, नहीं आया तो कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है? इसका आंसर जो है वो मतलब जेम्स प्रिंसेप है, कि जेम्स प्रिंसेप जो है वो अशोकन एडिक्ट्स को सबसे पहले डेसिफर्ड करते हैं। क्लियर है? ये जो है मतलब जो भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खरोष्टी स्क्रिप्ट था, इसको सबसे पहले डेसिफर्ड जो था वो जेम्स प्रिंसेप ही करते, और वो रिवील करते हैं अशोका को जो है वो मतलब देवानाम पियदसी से बहुत जगह ऐसे मेंशन किया गया है। ये जो विलियम जोन्स यहाँ पर है, इनके बारे में हल्का सा देख लेते हैं। जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है ना, उसके फाउंडर जो थे ये यही विलियम जोन्स थे। वो जो है इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के थ्रू जो है संस्कृत लैंग्वेज, लैटिन और ग्रीक, इन तीनों के बीच में लिंकेज प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं। क्लियर है? फिर जॉर्ज भूलर जो हैं ये संस्कृत और एंशियंट इंस्क्रिप्शंस पे काम करते हैं। फिर मैक्स ये जो है वो वैदिक स्टडीज और संस्कृत लिटरेचर पे काम करते हैं, ये सब। क्लियर है? चलो आ जाओ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, विथ रेफरेंस टू इन्वेडर्स इन एंशियंट इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमेशा इंपॉर्टेंट है। ये एंशियंट में भी पूछा गया है, मेडिवल में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? कि क्रोनोलॉजी पूछ लिया जाता है, तो क्रोनोलॉजी जो है मतलब थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। और ये तो फिर भी थोड़ा इजी है कि पहले इंडो ग्रीक्स आए थे, इंडो ग्रीक्स के बाद जो है साकाज आए थे, साकाज के बाद जो है कुषाण वगैरह आए थे। क्लियर है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ग्रीक्स, साकास और कुषाण। क्लियर है? ये चीज ध्यान में रखना। अगर यहाँ पे अपन देखें तो ये देखो, सबसे पहले मतलब क्या होता है, मौर्यंस जब होते हैं तो मौर्यन के बाद मतलब मौर्यन से पहले भी अगर हम लोग फॉरेन इन्वेजन देखें तो सबसे पहले ये जो है पर्शियन इन्वेजन वगैरह होता है। ये पर्शियन इन्वेजन जो होता है वो डेरियस वन ये सब के टाइम पे होता है। क्लियर है? फिर ग्रीक इन्वेजन जो है वो अलेक्जेंडर के टाइम पे होता है। अलेक्जेंडर जो है वो इन्वेड करता है, जो मतलब फेमस किंग जो थे, किंग पोरस, जिनके साथ बैटल ऑफ हाइडापिस जो है ये लड़ा जाता है। क्लियर है? बहुत फेमस बैटल है ये, तो ध्यान में रखना कि बैटल ऑफ हाइडापिस अगेंस्ट किंग पोरस अलेक्जेंडर फाइट करता है। उसके बाद फिर अगर हम लोग देखें इंडो ग्रीक जो है, फिर मतलब जब मौर्यास खत्म होते हैं, सुंगा डायनेस्टी वगैरह सब खत्म होता है, तो फिर ये जो इंडो ग्रीक्स वगैरह हैं इनका इन्वेजन होता है, और ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है यहाँ पे रूल करते हैं। इंडो ग्रीक्स के बाद फिर शाकाज आते हैं। अच्छा, ये ध्यान में रखना, ये जो इंडो ग्रीक्स थे ये जब इंडिया पे कंट्रोल करते तो ये गोल्ड कॉइन्स वगैरह जो है ये इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये गोल्ड कॉइन्स वगैरह होता था, और साथ ही साथ मतलब जो कॉइन्स वगैरह है उसमें मतलब जो इमेजेस वगैरह बना रहता है उसका भी स्टार्ट जो है ये इंडो ग्रीक्स वगैरह ही करते हैं।
फिर साकास लोगों का इन्वेजन होता है जिसको सीथियंस वगैरह भी बोलते हैं, क्लियर है। फिर कुशाना का इन्वेजन होता है, मतलब बाद में फिर कुशानाज लोग रूल करते हैं। ये सब जो थे ये सब के सब फॉरेनर्स थे, क्लियर है, सेंट्रल एशियन ट्राइब्स था ये सब, क्लियर है। तो ये जो कुशाना जो थे इनमें बहुत फेमस किंग है किंग कनिष्का, ये जो है ये बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा आगे चल के प्रोपोगेट कर देते हैं। ये ध्यान में रखो, यहाँ पे ये सब जितने भी है ना, ग्रीक ग्रीक हो गए, मतलब ये इंडो ग्रीक हो गया, साकास, कुशानाज, हुन इन्वेजन, मतलब ये जितने भी थे ये सब कहीं ना कहीं बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा प्रोपोगेट करते थे। ये हिंदुइज्म को उतना ज्यादा नहीं अपनाते हैं, बुद्धिज्म पे ज्यादा फोकस करते हैं। उसके पीछे का एक रीजन ये भी है क्योंकि ये सब के सब फॉरेनर्स थे, ये जब इंडिया आते हैं तो इंडिया आने के बाद मतलब ये यहाँ का कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं, यहाँ के रिलीजन को अडॉप्ट करते हैं। तो रिलीजन में ये बुद्धिज्म इसलिए चुनते हैं क्योंकि क्या था कि मतलब यहाँ पे कुछ कास्ट हायरार्की वाला सिस्टम बुद्धिज्म में नहीं था, और यहाँ पे जो हिंदुइज्म था उसमें कास्ट हायरार्की वगैरह था और बहुत सारा रूल रेगुलेशन, बहुत ज्यादा बाउंडेशन, बहुत कुछ था। बट बुद्धिज्म थोड़ा लिबरल था, इसीलिए ये बुद्धिज्म को अपनाते हैं और बुद्धिज्म को प्रोपोगेट भी करते हैं, क्लियर है। तो ये चीज बस ध्यान में रखना। फिर ये हुन का इन्वेजन होता है, ये हुन का इन्वेजन जो है वो गुप्ता एम्पायर के फॉल में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बाद में हर्षवर्धना जो है ये हुन्स को हराते हैं, क्लियर है। तो ये ध्यान में रखना। फिर आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अशोका अनेक्स्ड कलिंगा टू द मौर्यन एम्पायर, कि अशोका जो है वो कलिंगा को अनेक्स किया था और मौर्यन एम्पायर में शामिल किया था। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो सही है, एसेशन। रीजन अगर देखें, कलिंगा कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट्स टू साउथ इंडिया, तो ये भी रीजन कुछ हद तक, काफी हद तक सही है कि कलिंगा जो था वो साउथ इंडिया का जो मतलब से मतलब जो लैंड और सी रूट से जो ट्रेड वगैरह होता था उसको काफी हद तक कंट्रोल करता था, क्लियर है। अब ऐसा नहीं कि पूरा ही करता था, बट काफी कंट्रोल करता था, तो उस वो भी एक रीजन था एनेक्स करने का कलिंगा को। ये देखो, ये वाला जो रीजन है ना, ये रीजन जो है, ये रीजन बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जीता था। बाद में ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन बिंदुसार ऐड करता है। ये वाला पोर्शन जो है ये जो मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो होते हैं उनको मतलब ये गिफ्ट में मिलता है, मतलब जो ग्रीक गवर्नर थे उनके थ्रू ये वाला पोर्शन जो है वो गिफ्ट में मिलता है। फिर ये वाला जो पोर्शन कलिंगा वाला है ये अशोका जीतता है, और उसके बाद लगभग ये एक्सपेंशन जो है वो बंद कर देता है अशोका, क्लियर है। इतना जीतने के बाद वो जो है फिर मतलब पीस प्रॉस्पेरिटी ये सब पे काम करता है। तो ये बस ध्यान में रखना, यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों सही है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। फिर यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन अगर देखें, प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप पहली बार इंट्रोड्यूस कौन किए थे। तो देखो, जो मिलिट्री गवर्नरशिप वगैरह जो है ना, ये सब जो है ये मतलब पहली बार जो है वो ग्रीक्स लोग ही, जो इंडो ग्रीक्स थे वही इंट्रोड्यूस किए थे उसको। मतलब इनके टाइम पे जो गवर्नेंस होता था, मिलिट्री गवर्नर जो होता था उसको स्ट्रैटेगोस बोलते थे, क्लियर है, स्ट्रैटेगोस। ये जो होता था वो मतलब बोथ मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दोनों होता था, टैक्स कलेक्शन का भी पावर करता था और मिलिट्री पावर भी इसके पास होता था। तो ये ध्यान में रखना है, क्लियर है, ये इनके टाइम पे आया था। तो वही है ये। अगर कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग देख ले सबका एक बार, इंडो ग्रीक्स का कंट्रीब्यूशन मैंने बताया कि इंडो ग्रीक्स जो लोग थे वो पोर्ट्रेट कॉइन्स, जो कॉइन्स वगैरह में जो पोर्ट्रेट वगैरह ये सब बनता है राजा वगैरह का, उसका वो स्टार्ट करते हैं। इवन गांधारा स्कल्पचर जो है उसका भी जो कहीं ना कहीं जो स्टार्ट है वो ग्रीक से ही, मतलब गांधारा स्कल्पचर जो गांधारा आर्ट है वो कहीं ना कहीं कहाँ से इन्फ्लुएंस है, वो ग्रीक से ही इन्फ्लुएंस है। तो ये दोनों में जो इंडो ग्रीक्स है उनका इन्फ्लुएंस काफी देखने को मिलता है। फिर साकास, जिनको सीथियंस भी बोलते हैं या फिर वेस्ट क्षत्रप्स भी बोलते हैं, ये जो थे ये मतलब बहुत ही फेमस थे अपने कैवेलरी के लिए, क्लियर है। ये मतलब इनका जो घुड़सवार वगैरह होता था बहुत ही अच्छा होता था। इनमें जो फेमस रूलर है रुद्र दमन वन, ये जो है मतलब ये सुदर्शन लेक को रिपेयर करता है, क्लियर है, और संस्कृत भाषा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। अगर पार्थियंस या पहलवास वगैरह का देखें तो इन लोग ईरान से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। ये जब इंडिया में आते हैं बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रूल करते हैं, बट ये जब इंडिया में रूल करते हैं तो ईरानियन कल्चर का इन्फ्लुएंस इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ता है। फिर कुषाण वगैरह जो थे वो मतलब ये जो है ये मतलब इनका एम्पायर जो कनिष्क के टाइम पे एम्पायर काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो ये जो है ये सिल्क रूट को चाइना और इंडिया से कनेक्ट करते हैं और प्रॉस्पेरिटी बहुत बढ़ जाता है इस टाइम पे। मतलब एक तरीके से देखा जाता है कि एंशियंट टाइम पीरियड में कनिष्क का जो साम्राज्य था वो बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस था, बहुत का मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब एक तरीके से पीक बोल सकते हैं वो, क्लियर है। तो वैसा कुछ था।
हिंस के टाइम पे हम लोग देखें, ये हुन्स जो थे, ये जो थे वो मतलब गुप्ता एम्पायर ये सब को कमजोर करने में, मतलब लगातार आक्रमण हो जाता तो गुप्ता एम्पायर काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। ये जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स थे एंशिएंट इंडिया में, इन सब का रोल क्या होता है, ये जो है मतलब यहाँ पे ये आकर के इंडियन रिलीजन को अडॉप्ट करते हैं, मेनली बुद्धिज्म और हिंदुइज्म को अडॉप्ट करते हैं, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है। और जो हॉर्समैन है, कैवेलरी सिस्टम है, राइडिंग हॉर्सेस है, सैडल्स हो गया, सैडल्स जो घोड़े पे बैठने के लिए ऐसा बना रहता है ना, इसको सैडल्स वगैरह बोलते हैं, ये सब इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि मतलब जो घुड़सवार है, हॉर्स राइडिंग वगैरह ज़्यादा अच्छा हो सके, वॉर वगैरह में काफ़ी हेल्पफुल हो। हेलमेट्स वगैरह जो वॉरफेयर वगैरह में यूज़ होता है, इन सब का मतलब बहुत इस्तेमाल होता है। अभी मैंने बताया था ये साकास के जो रुद्र दमन थे, ये जो है ये सुदर्शन लेक का रिपेयर करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ट्रीटी पर्सपेक्टिव से सुदर्शन लेक, क्योंकि ये सुदर्शन लेक से जहाँ मतलब काफी सारे रूलर्स एसोसिएटेड है। ये सुदर्शन लेक जो इंस्क्रिप्शन है, मतलब यहाँ पे जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन पे मिलता है रुद्र दमन वन का, इसको जो है ये बेसिकली सुदर्शन लेक को जो है बनाया चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनका गवर्नर पुष्यगुप्त बनाया था बेसिकली। लेकिन बाद में इसका रिपेयर जो है वो कौन कौन करते हैं, देखो अशोका भी करते हैं, रुद्र दमन भी करता है और स्कंदगुप्त भी करता है। क्लियर है। फिर अभी हम लोग देखें इंडो ग्रीक्स जो है वो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करते, तो हल्का सा गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में देख लो पहले। अगर इमेजेस देख लोगे अच्छे से तो फिर और अच्छे से क्लियर समझ आएगा। देखो यहाँ पे हेयर वगैरह, करली हेयर वगैरह दिख रहा है, ये जो है मतलब यहाँ पे जो सिल्वर्ट है, मतलब एक तरीके से प्लेट्स जो बोल सकते हैं कपड़ों में, ये देखने को मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं जो इमेजेस है वो ग्रीक गॉड्स की तरह देखने को लग रहा है। क्लियर है। ग्रीक गॉड वाला इमेजेस है। कहीं कहीं पे देखो ये ग्रीक गॉड्स में ना मूंछ वगैरह होता था, मतलब मॉस्टेच वगैरह, गौतम बुद्धा को मूंछ के साथ भी दिखाया गया है। क्लियर है। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है वो क्या है, ब्लू एंड ग्रे सैंडस्टोन वगैरह जो है इसका इस्तेमाल किया गया है। क्लियर है। तो वही ये गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट है, ये जो था वो मतलब मिक्सचर था ग्रीक, इंडियन और रोमन कल्चर का। क्लियर है। इसको पैट्रोनेज जो है वो साकास, इंडो ग्रीक्स, कुषाण वगैरह देते थे, लेकिन कुषाण के टाइम पे ये बिल्कुल पीक पे चला जाता है। कोई भी किसी भी एम्पायर के टाइम में अगर कोई आर्ट या आर्किटेक्चर पीक पे जा रहा है, मतलब समझो वो एम्पायर जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस है। क्लियर है। तभी वो आर्ट एंड कल्चर पे मतलब या आर्किटेक्चर पे उतना पैसा खर्च कर पा रहा है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है, इसमें जो स्कल्पचर्स है वो मेनली बुद्धा का देखने को मिलता है। बट जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट हम लोग आगे देखेंगे उसमें मतलब बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म तीनों का स्कल्पचर देखने को मिलता है। ये जो कनिष्का था, ये कनिष्का के टाइम पे जो मतलब कुषाण एम्पायर का जो कैपिटल था, दो कैपिटल था, एक मथुरा था, एक पुरुषपुर जो अभी के टाइम का पेशावर है। मथुरा में हम लोग को जो है मतलब ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट देखने को मिलता है, जिसमें हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म तीनों होता है। और ये क्योंकि मथुरा जो है वो इस जगह पे रेड सैंडस्टोन वगैरह आसपास के एरिया में काफी ज्यादा पाया जाता है, तो यहाँ पे जो स्कल्पचर्स था वो रेड सैंडस्टोन का था और ये कम्प्लीटली इंडिजिनस था। बट पेशावर में जो स्कल्पचर्स वगैरह देखने को मिलता है वो इंडो ग्रीक्स से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट देखने को मिलता है। क्लियर है। तो ये चीज ध्यान में रखना, और दोनों को पेट्रोनेज जो है वो यही दिया था, कनिष्का ही दिया था। क्लियर है। तो ये कुछ कुछ बेसिक्स हैं जो ध्यान में रखना कि अपोलो ग्रीक गॉड की तरह स्टैचू बना हुआ रहता था। क्लियर है। उसके बाद फिर इंडियन आइडियाज कल्चर वेयर एक्सप्रेस, ये सब बिल्कुल बेसिक सा बात है। यहाँ पे देखो रेस्ट प्लेटलेट जो है, कपड़े में चुनट जो है ये देखने को मिलता है, कर्ली हेयर है, बॉडी बिल्डिंग वगैरह, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बेसिक मैंने बता दिया। मटेरियल जो है वो ब्लू ग्रे स्टोन वगैरह का यूज होता था। तो ये चीज ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखो ये बहुत सारा मुद्रा है, ये जो है ये धर्म चक्र मुद्रा है, यहाँ पे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। क्लियर है। ये जो है ये अभय मुद्रा में है, और यहाँ पे जो है वो भूमि स्पर्श मुद्रा में, कि एक हाथ भूमि को टच कर रहा है। यहाँ पे अभय मुद्रा है, मतलब अभय दान देते हुए हैं, आशीर्वाद देते हुए। क्लियर है। ये ध्यान मुद्रा में है, हाथ दोनों से फोल्डेड है, ये धर्म चक्र मुद्रा है। क्लियर है। फिर ये वाला क्वेश्चन अभी करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन। ये भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है अगर अपन एंशियंट हिस्ट्री ढंग से थोड़ा अगर बेसिक थोड़ा देखे होंगे तो। क्लियर है। अगर मतलब अभी गलत हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, बट अगर पढ़ोगे तो पता चलेगा कि जो नंद डायनेस्टी था, धनानंद जो था, वो उस टाइम पे रहता है अलेक्जेंडर इन्वेजन के टाइम पे।
क्लियर है? और उसके बाद ही मतलब जो है वो मौर्य साम्राज्य का स्थापना होता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं चाणक्य के हेल्प से। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना, अलेक्जेंडर इन्वेजन के टाइम पे इंडिया में जो था वो नंद डायनेस्टी था। यहाँ पे अगर हम लोग देख भी ले तो ये अलेक्जेंडर का इन्वेजन हो जाए, ये वो वाला टाइम पीरियड है 326 बीसीई का अलेक्जेंडर इन्वेजन। और यहाँ पे जो ये एम्पायर है वो कौन सा एम्पायर है? ये नंद एम्पायर है। क्लियर है? नंद डायनेस्टी है। यहाँ पे जो है मतलब अलेक्जेंडर का जो युद्ध होता है वो किसके साथ होता है? किंग पोरस के साथ होता है। अभी हम लोग देखे थे बैटल ऑफ हाइडा पीस होता है। क्लियर है? ये ब्यास रिवर के आसपास होते हैं। क्लियर है? ये ध्यान में रखना। रूलर जो था नंद डायनेस्टी का इस टाइम पे धनानंद रहता है। ये वाला देख लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोका। अभी हम लोग देखे थे कि जो मस्की है, ये जो है यहाँ पे मतलब जो मस्की का इंस्क्रिप्शन जो कर्नाटका में है, यहाँ पे अशोका का नाम जो है वो मेंशन देखने को मिलता है। लुम्बिनी इंस्क्रिप्शन जो है ये मतलब यहाँ ये जो लुम्बिनी है, अ, गौतम बुद्धा का बर्थ प्लेस, ये उस जगह पर है, वहां पे देखने को मिलता है। ये रुमिदी इंस्क्रिप्शन जो है मतलब अशोका यहाँ पे लगभग हर साल विजिट करते थे। तो भाई ये इंस्क्रिप्शन तब बनाया गया था जब अशोका जो है लगभग 20वां साल विजिट करते मतलब यहाँ पे लुम्बिनी को, तब किया जाता है। खालसी जो है ये इंस्क्रिप्शन अभी हम लोग देखे थे, ये मेजर रॉक एडिक्ट्स वगैरह देख लेना यहाँ पे। ये हमारा उत्तराखंड में है खालसी इंस्क्रिप्शन, यहाँ पे देखो ये खालसी इंस्क्रिप्शन होता है। तो ये जो है ना मेजर रॉक एडिक्ट्स वगैरह जो है वो ध्यान में रखना, ये सबसे क्वेश्चन आता है। फिर यहाँ पे देख लो ये वाला क्वेश्चन है महाजनपद को लेकर के है, कि यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे देखो इसको अपन कैसे कर सकते थे, ये वाला क्वेश्चन भी डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है ए बी सी डी है, ये महाजनपद अपन को पता करना है। अब ये अगर अपन को पता होगा कि सेंट्रल इंडिया के आसपास एक ही महाजनपद था, वो कौन सा था? अवंती था। क्लियर है? और फिर साउथ इंडिया में जो महाजनपद था वो अस्मक था। क्लियर है? तो अब अगर को अपन को पता है कि ये सेंट्रल इंडिया अवंती मतलब क्या? आज का उज्जैन। तो अगर अपन को पता है कि ये जो है बी जो है वो अवंती है, तो वहां से अपन आ सकते हैं कि चलो ठीक है बी अवंती है, मतलब या तो बी होगा या तो सी होगा। क्लियर है? फिर अगर महाजनपद पढ़े होगे तो वहां से थोड़ा सा ये भी ध्यान होगा कि जो सूरसेना है ये मथुरा वाले रीजन में है। क्लियर है? सूरसेना। और ये जो ए है, क्लियर है, ये यहाँ पे इधर जो है ये जयपुर वाले रीजन के पास जो जनपद था वो मत्स्य जनपद था। क्लियर है? मत्स्य जनपद जो था वो जयपुर वाले रीजन के आसपास देखने को मिलता है। सूरसेना जो है ये हम लोग को मथुरा वाले रीजन के आसपास देखने को मिलता है। तो ये ए जो है ये कहीं न कहीं राजस्थान का जयपुर वाला रीजन दिख रहा है। तो ये हो सकता है कि ये जो है ये हमारा क्या है, ये सूरसेना हो। तो अगर ए पता चल जा रहा है सूरसेना, बी अवंती पता चल जा रहा है, तो फिर आंसर तक अपन पहुँच सकते थे, वत्स और मगध होगा। ये महाजनपद का जो लोकेशन है वो मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ। क्लियर है? बट महाजनपद बताने से पहले मैं बस हल्का-सा कुछ बेसिक इंट्रो दे देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो है ना ये हमारा सिल्क रूट था। क्लियर है? जो मतलब चाइना से सिल्क जो है ये हमारा जाता था रोमन एम्पायर। फिर यहाँ ये इंडोनेशिया वगैरह मलेशिया वगैरह जो हो गया, ये जो स्पाइस आइलैंड है, इस जगह से जो स्पाइसेस वगैरह हैं, इंडिया का जो ताम्रलिप्ति जो मतलब पोर्ट है, यहाँ से होते हुए जो है ये मतलब सिल्क रूट को कनेक्ट करता था। और फिर यहाँ साउथ इंडिया से जो मतलब स्पाइसेस वगैरह हैं ये भी मतलब जो है ये जाकर के ऐसे कनेक्ट करता था। ये जो ट्रेड रूट है, ये ट्रेड रूट दोनों जाकर के मिलता है, ये अवंती में था। क्लियर है? इसीलिए जितना भी महाजनपद है, ये महाजनपद जो है बेसिकली यहीं पे देखने को मिलता है। क्लियर है? क्योंकि स्पाइस आइलैंड के लिए ये ज़्यादा फेमस है, तो इसीलिए जो है ये हमारा मतलब ट्रेड रूट थोड़ा ज़्यादा डेवलप होता है। और दूसरा ये था कि ये ट्रेड रूट क्योंकि प्लेन एरिया से पास होता है, तो इसलिए भी ये ज़्यादा डेवलप था। तो इसीलिए मैक्सिमम महाजनपद जो है वो हम लोग को इसी ट्रेड रूट पे देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे ये देख लो, ये जो है ये ऊपर वाला जो ट्रेड रूट जो गया है इसको अपन उत्तर पथ बोलते हैं और नीचे वाले को दक्षिण पथ बोलते हैं। तो सारा महाजनपद अपन को यहीं पे मिलेगा। ये ताम्रलिप्ति लिपि वाला पोर्शन है, यहाँ अंग हो गया, विच्ची हो गया, मगध हो गया, काशी हो गया, मल्ल हो गया, कौशल हो गया, वत्स हो गया। ये सब के बारे में एकदम ब्रीफ अपन देख लेते हैं। क्लियर है? जैसे यहाँ पे अगर देख लो ये अवंती जो है ये उज्जैन वाला पोर्शन है अभी का। ये मत्स्य जो है वो जयपुर वाला रीजन है। सूरसेना जो है वो मथुरा वाला रीजन है। वत्स जो है वो अभी का टाइम का इलाहाबाद या प्रयागराज बोल सकते हैं, वो वाला रीजन है। क्लियर है?
फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखें कौशल, तो ये कौशल थोड़ा इधर दिख रहा है, ये एक्चुअली कौशल नरेश श्री राम बोलते हैं ना, तो ये अयोध्या वाला रीजन, इधर अयोध्या के आसपास जो है ये कौशल महाजनपद देखने को मिलता है। ये कुरु जो है ये कौरव लोग वाला अपन बोल सकते हैं कि कुरु जो है वो दिल्ली के आसपास वाला, दिल्ली का जो इंद्रप्रस्थ है यहाँ पे कुरु देखने को मिलता है। क्लियर है। ये पंचाल जो है वो कम्बोज वाला रीजन है। ये अपन अपन देख लेते हैं, शॉर्ट में समराइज कर लेते हैं। क्लियर है। ये देखो, ये जो मगध है ना, मगध जो है ये कहाँ पे था, साउथ बिहार वाला रीजन था। बिहार का ये साउथ सदर्न पोर्शन जो है, यहाँ पे ये अपन को मगध देखने को मिलता है। क्लियर है। इसका कैपिटल जो था वो राजगीर था। फिर अगर अपन देखें अंग और वंग महाजनपद, तो ये अंग और वंग महाजनपद जो है वो ईस्ट बिहार वाला रीजन है। ये बिहार में जो इधर ईस्टर्न पार्ट है ना, इधर वाला पोर्शन जो है वो अंग और वंग महाजनपद है। इसका कैपिटल चंपा था। एक्चुअली मगध महाजनपद और अंग और वंग महाजनपद जो था वो चंपा रिवर से डिवाइडेड था। फिर ये जो मल्ल महाजनपद है, ये अभी के टाइम का गोरखपुर है, योगी आदित्यनाथ वाला। क्लियर है। तो ये अभी के टाइम का गोरखपुर वाला रीजन जो है ये हमारा मल्ल महाजनपद है। इसका कैपिटल जो था वो कुशीनगर था। ये कुशीनगर वही है जहाँ पे गौतम बुद्धा का डेथ होता है। फिर ये जो छेदी महाजनपद है, अभी के टाइम का बुंदेलखंड वाला रीजन है, ये छेदी इधर है। क्लियर है। बुंदेलखंड झांसी वाला जो रीजन है वो, तो ये वहां पे बुंदेलखंड वाला रीजन है। इसका कैपिटल जो था वो सुक्तिमती या तिसवातीरती जो था ये था। फिर वत्स महाजनपद जो है ये अभी के टाइम का इलाहाबाद प्रयागराज वाला रीजन है। इसका कैपिटल कौशाम्बी था। काशी महाजनपद जो है इसका कैपिटल वाराणसी था। क्लियर है। अभी के टाइम का काशी जो है वो वाराणसी ही है, अभी भी बहुत लोग काशी ही बोलते हैं। कौशल जो है इसको भगवान श्री राम से कनेक्ट कर सकते हो, कौशल नरेश भगवान श्री राम उनको बोला जाता था। तो ये जो है अभी के टाइम का अयोध्या वाला रीजन है, कौशल महाजनपद। क्लियर है, ये ध्यान में रखना। उसका कैपिटल जो था वो श्रावस्ती था, अयोध्या नहीं था। फिर वृज्जी महाजनपद जो है ये ध्यान में रख सकते हो, ये जैनिज्म से रिलेटेड जो लिच्छवी थे। ये जो था ये एक तरीके से डेमोक्रेटिक महाजनपद था। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल किंग्स होते थे, वही स्मॉल किंग्स में से एक किंग जो था वो लिच्छवी थी। क्लियर है। और किसी लिच्छवी किंग की जो बहन थे उनके बेटे जो थे वो महावीर जैन थे। इसका कैपिटल जो था वो वैशाली था। और कैपिटल मतलब ये इसका कैपिटल वैशाली था। एक और यहीं पे वृज्जी महाजनपद में एक और छोटा सा था विदेह, जिसका कैपिटल मिथिला था। फिर ये कुरु महाजनपद जो था वो इंद्रप्रस्थ वाला रीजन है। क्लियर है। ये इंद्रप्रस्थ जो है ये दिल्ली में है, अभी भी इंद्रप्रस्थ एरिया कहा जाता है। महाभारत जो है वो, महाभारत मतलब जो कौरव लोग जो थे उनका कैपिटल ये इंद्रप्रस्थ ही था। क्लियर है। फिर पंचाल महाजनपद जो है ये कन्नौज वाला रीजन है, मैंने कंबोज बोल दिया था, सॉरी, ये कन्नौज वाला रीजन जो है वहां पे है। मत्स्य महाजनपद जो है वो जयपुर वाला रीजन है, कैपिटल विराटनगर था। ये सब कैपिटल ध्यान नहीं रखना है, मैं बस इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि लोकेशन वगैरह जो है वो पता रहे, क्योंकि लोकेशन से क्वेश्चन आ सकता है। फिर सूरसेन महाजनपद जो है वो मथुरा वाला रीजन है। अस्मक जो है वो साउथ इंडिया का इकलौता यहाँ पे साउथ में था, गोदावरी रिवर के आसपास, अस्मक महाजनपद। क्लियर है। फिर गांधार महाजनपद जो है ये प्रेजेंट डे अगर देखा जाए तक्षशिला वाला रीजन है, यहाँ पे ये गांधार। क्लियर है। ये तक्षशिला जो है ये वही जगह है जहाँ से जहाँ पे मतलब चाणक्य जो थे वो टीचर थे, तो ध्यान में रखना है। फिर कंबोज महाजनपद ये भी वही कश्मीर में है, अभी हम लोग देखे थे, कैपिटल राजापुर है, ये देखो कंबोज। ठीक है। ये चीज, ये महाजनपद थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा भी नहीं बट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और अवंती अपन देखे कि इसका कैपिटल उज्जैन और माहेश्मती दोनों था। क्लियर है। जो माहेश्मती वही रीजन है जो माहेश्वरी साड़ी के नाम से फेमस है। तो ये जो है अपन पीवाईक्यूज वगैरह डिस्कस कर लिया और उससे रिलेटेड जो पॉसिबल थ्योरीज होता था उसको भी कवर कर लिए हैं। क्लियर है। मौर्यन एम्पायर का, मौर्यन एम्पायर का ध्यान में रखो, इसका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से बहुत ज्यादा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। पॉलिटिकल हिस्ट्री वगैरह से भी बहुत ज्यादा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। क्लियर है। तो उन चीजों को अपन स्किप कर सकते हैं। इवन यहाँ पे लिटरेचर वगैरह बहुत ज्यादा ऐसा जो लिखा गया है वो सब का भी कोई खास सोर्स है नहीं, तो यहाँ पे लिटरेचर वगैरह भी अपन को उतना पढ़ना नहीं है। यहाँ का सोसाइटी वगैरह के बारे में अपन पढ़ सकते हैं, इससे क्वेश्चन आ रहा है। लोकेशन वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं, अशोका के टाइम का जो रॉक एडिक्ट्स है इससे क्वेश्चन आ रहा है हमारा। क्लियर है। तो ये सारा जो थीम एरियाज है मॉडर्न एम्पायर का, इन चीजों पे अपन फोकस कर सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आ रहा है। तो ये वाला वीडियो अभी यहाँ पे खत्म कर देते हैं। ओके। फिर अभी अपन गुप्ता